डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे ही 4-5 तारीख आती है तो मेरे जहन में लगता है कि मेरे स्टूडेंट जो इस सीरीज को देखते हैं, पसंद करते हैं, वो वेट करने लगे कि सर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं पिछले महीने की दुनिया में, इंडिया में क्या घटनाएं हुई हैं। तो चलिए इस एपिसोड के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, सितंबर महीने में क्या हुई है जो मैं पढ़ पाया पेपर आपके लिए पढ़ता हूं और उसमें से चुन के वो चीज निकालते हैं जो एग्जामिनेशन में, खास करके पॉलिटिकल साइंस के व्यू से जो है जो पूछी जाए। लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉल साइंस हेल्प चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स राउंड अप सितंबर 2024। यहाँ पे चलिए रुक करके आपको थोड़ा याद दिला दें कि अभी एक बैच, एक ब्यूटीफुल जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। यदि आप इनमें से कोई एग्जाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ दे रहे हैं दिसंबर 2024 का, या सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएसबी, एमपीजीटी, आरपीएससी, इस टाइप के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इससे जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। 3.5 मंथ की जर्नी, इसमें आधा महीना तो अभी 15 दिन हुए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। इसकी कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, कई बार आपको तो पता है, मैं बताता रहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या कोशिश करता हूँ, कोशिश तो मैं ईमानदारी से करता हूँ कि सबसे अच्छे जो सेट ऑफ क्वेश्चन हो उसको आप लोग प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप तैयार हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में। एक गेम है जो हम लोग सेटर के साथ खेलते हैं, लेकिन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ग्रुप में जब आप ओरिएंट होते हैं किसी एग्जाम के लिए, आप एक पर्टिकुलर तरीके से गाइडेंस में पढ़ते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, अपने को एसेस करते हैं, तो वो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है और आपके अंदर के जादू को जगाने में हेल्प मिलती है, जिससे आपको सक्सेस मिलता है। यदि आप उस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेल करें अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। प्लीज जरूर लिखें कि किस बैच के लिए, क्योंकि 2 बैच चल रही है सीयूईटी के भी। और इस मेल आईडी को यूज करें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in, क्योंकि जो दूसरा मेल है जीमेल, उस पर सीयूईटी के बच्चे मेल करते हैं। तो इस मेल को यूज करें और अपने बैच का नाम बताएं और नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर जरूर लिखें। आगे आपको गाइड की जाएगी मेल से। आइए पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हुई है उसका एक लेखा जोखा लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इंडिया के न्यूज को देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो बहुत ही फेमस सेटल की एक शगल है कि ये पूछने का, और चूंकि इसके नेम बड़े ही चार्मिंग होते हैं तो सेटर को भी पसंद आता है चार्मिंग नेम, और स्टूडेंट थोड़े परेशान होते हैं। तो इस बार मैं लेके आया हूं तरंग शक्ति। तरंग मतलब हवा में जो एयर वेव्स होते हैं, और शक्ति आप समझ सकते हैं पावर। तरंग शक्ति नाम की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो क्या है, और इंडिया किस कंट्री के साथ करता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस, आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही जवाब यह है कि बहुत बहुत सारे कंट्री के साथ हम करते हैं, एक कोई कंट्री नहीं है। विद मेनी नेशनल, मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसके बारे में बहुत चीज़ें मैंने लिखा है। चूंकि ये सितंबर में हुआ है, इसका सेकेंड लेग जो है राजस्थान में हुई है 30 अगस्त से 14 सितंबर तक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, यूएई और यूनाइटेड स्टेट ने भाग लिया है। एयरफोर्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू द स्टार लाइनर बोइंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इसका हाइप क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जो बोइंग जो हवाई जहाज बनाती है, वो फर्स्ट टाइम जो है वो नासा के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही थी, जिसका नाम रखा गया था स्टार लाइनर। और स्टार लाइनर में ये हुआ था कि यहाँ से जैसे हवाई जहाज में क्रू भेजे जाते हैं, उस टाइप से लॉन्च करेगी बोइंग। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो परमानेंटली वहाँ पे है एक्सपेरिमेंट के लिए, वहाँ 2 क्रू मेंबर को नासा से भेजा गया, और उनको कुछ देर वहाँ रह करके और फिर आ जाना था। ये टेस्ट करना था कि ये स्टार लाइनर बोइंग का प्रोजेक्ट क्या लोगों को ले जा सकता है स्पेस में, फिर वापस ला सकता है। उसमें इंडियन ओरिजिन की जो है सुनीता विलियम्स भी थी, और बैरी बुक विलमोर थे। इन दोनों को आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फोटो है। हुआ ये कि ये लोग गए तो वहाँ 5 जून को भेजे गए, और उनको एक ही वीक में वापस आना था, लेकिन बेचारे फंस गए, क्योंकि उसमें देखा गया कि वो बोइंग के स्टार लाइनर जो जिस कैप्सूल में उनको भेजा गया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, और उस बहुत डेंजरस माना गया कि उनको लेकर के आना। अब जो है एक नई
प्रोजेक्ट चल रही है उनको लाने के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि कई महीने लगेंगे, शायद अगले साल फरवरी में ही उनको वापस लाया जाएगा। तो आप समझिए कि कोई एक वीक के लिए जाता है स्पेस में और फंस जाए 6 महीने टाइप की, तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। तो ये आप सोच सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि मानव जो है कितना संघर्ष कर रहा है स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कितनी इसमें चैलेंजेस आ सकती हैं। तो ये स्टार लाइनर बोइंग प्रोजेक्ट एग्जाम में भी आपको आ सकता है। Which of the pair of the country and its far right party is correctly matched? अभी यूरोप में जो है फार राइट पार्टी की धूम है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से बहुत करीब नहीं है तो आपको फार राइट, फार लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट ये सब समझ में ज़्यादा नहीं आता होगा। फार राइट यदि हम आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में देखें, इसको सेंटर माने, तो जो राइट पार्टी होती है, मान ली यहाँ है, या फार राइट पार्टी जो है एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट पार्टी को कहते हैं, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट पार्टी। जैसे कि फासिज्म जो है वो फार राइट है। चूंकि ये फासिज्म के साथ जोड़ा जाता है इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। वैसे इसमें कोई अच्छी और बुरी बात नहीं है, इसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म होती है। जो पीपल होते हैं उस नेशन के खास, उनको तवज्जो दी जाती है। इमिग्रेशन को ये जनरली जो है अपोज करते हैं, सन ऑफ द सॉइल वाली फीलिंग होती है, एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में होते हैं। इवन बीजेपी जो इंडिया में है उसको सेंटर टू राइट, ये फार राइट नहीं, सेंटर टू राइट पार्टी कही जा सकती है। जो लेफ्ट पार्टी होती हैं, जैसे कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट है, और फिर सीपीआई और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी एंड अदर्स हैं, वो पार्टी जो हैं वो जनरली इमिग्रेंट्स के लिए लिबरल होती है। वो लिबरलिज्म को ज़्यादा अपनाते हैं, और लेकिन इकोनॉमिक मामले में कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब वो सोशलिज्म की तरफ जाते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ नहीं जाते। जबकि फार राइट पार्टी जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जो है ज़्यादा उन्मुख होती है। मतलब इकोनॉमिक मामले में काफ़ी लिबरल, लेकिन सोशियो कल्चरल मामले में कंजर्वेटिव होते हैं राइट पार्टी। अब यूरोप में क्या है कि जो फार राइट पार्टी है उनका उदय हो रहा है, क्योंकि जो फासिज्म के चलते जो एकदम डूब गया था उनका सितारा, और वहां पे एक तरह का वो स्लैंग वर्ड हो गया था, तो फिर से वो एक उभार ले रहा है। और उसका मेन कारण है इमिग्रेशन को लेकर के जो चिंताएं हैं पूरे यूरोप में, कि लोग बाहर की दुनिया से, एशिया से, अदर प्लेसेस से आ रहे हैं, हमारे जॉब को जो है वो खा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है फार राइट पार्टी पॉपुलर होती जा रही है। इवन यूएस में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एक राइट पार्टी है, सेंटर टू राइट, लेकिन कई बार वो फार राइट की तरह भी बिहेव करती है एज फार एज इमिग्रेशन इज कंसर्न। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि यूरोप में जो उभार हो रहा है फार राइट पार्टी का, तो कौन सी कंट्री, और उसके सामने मैंने एक पार्टी लिखा है, सही पेयर है और कौन नहीं सही पेयर है। यदि इसको हम देखें तो जर्मनी के सामने मैंने AFD लिखा है, इटली के सामने लेगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रिया जो एक अल्पाइन कंट्री है जर्मनी के बगल में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वो फ्रीडम पार्टी मैंने लिखा है, और फ्रांस के सामने नेशनल रैली लिखी है। तो क्या इसमें से कौन सा पेयर सही है गलत? सभी इसमें सही है, और आपको याद करना चाहिए। कई एग्जाम यदि आप पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं तो ये आपको काम आ सकता है। जो AFD है उसका पूरा नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ड्यूश लैंग्वेज जो वहाँ की, उसमें वो AFD है। फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत अभी पॉपुलर होकर के भी ऑस्ट्रिया में जो इलेक्शन हुए उसमें काफ़ी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। नेशनल रैली जो है वो फ्रांस की पार्टी है, ली पेन इसकी बहुत बड़ी लीडर हैं, इनफैक्ट चीफ हैं, और उसने अभी फ्रांस में तहलका मचा दिया था जो वहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई थी। फर्स्ट राउंड में ये सबसे आगे थे, सेकेंड राउंड में बड़ी मुश्किल से इनको पीछे किया गया, एक अलायंस जो है सेंटर और लेफ्ट पार्टी का बना करके। और ब्रदर्स ऑफ इटली, यहाँ लेगा तो है ही, लेकिन लेगा के अलावा ब्रदर्स ऑफ इटली जिसकी की मेलोनी है, जियोर्जिया मेलोनी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी तो इटली में तो ये रूल कर रहा है ब्रदर्स ऑफ इटली, जो एक फार राइट पार्टी है। सो ये एक दुनिया एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि संकुचित हो रही है, जिसको लोग डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और फार राइट पार्टी उसी डी ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से डिनोट करती है, उसकी परचम को लहराने की कोशिश करती है कि कंट्री अपने लोगों के लिए है, बाहरी वालों के लिए नहीं। ये एक अच्छी बात है या बुरी, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। व्हाट इज फिलाडेल्फी कॉरिडोर? मतलब ये अगेन हम हमास इजराइल की तरफ चलते हैं मिडिल ईस्ट में, और एक जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रैटेजिक जो एक पट्टी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये क्या है मैं पूछ रहा हूँ। ये बेसिकली देखिए, यहाँ ग्राफ में देखिए, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है
लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। इधर जो है इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला है, पूरा डेजर्ट है, और ये एक पतली सी पट्टी है भूमध्य सागर से सटी हुई, जिसको गजा स्ट्रिप कहते हैं। 320 स्क्वायर माइल मुझे शायद बताया गया, बहुत छोटी सी पट्टी, उसमें मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, और उसमें से हजारों, तो अभी 50,000 से अधिक को मारे गए हैं। मतलब एक त्रासदी जो है पूरी एक कौम जो है झेल रही है, चाहे उसका जो भी कारण हो, और वो भी बहुत अच्छा नहीं था। टेररिस्ट अटैक थे इजराइल पे, और फिर इजराइल ने जो कहर बरपाया है, इस आप देखें कि 3 तरफ से ये इजराइल से घिरा हुआ है, 2 तरफ से, और एक तरफ से इजिप्ट से, एक तरफ जो समुद्र से है। यहाँ पे जो है इसको इसको कॉरिडोर कहते हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं। ये एक छोटी सी पट्टी है, मतलब 14 किलोमीटर की एक पट्टी है, नैरो पट्टी, जिससे कि सारा सामान जो है इजिप्ट के तरफ से गजा में आता है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। लेकिन इजराइल का कहना है कि यहाँ से उन्हें पूरे असलाह और पूरे हथियार और जितने भी गोला बारूद ये मिलते हैं लड़ने के लिए। इसलिए अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, उनके जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर को अपने कब्जे में रखेंगे, हम नहीं देंगे फिलिस्तीन ग्रुप को। इसको लेकर के जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम होना था वो टल गया। आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गजा जो है ये पट्टी को जो है एक ओपन जेल कहा जाता है, क्योंकि इससे बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है। इजराइल पूरे चारों तरफ से घेरे हुए है, पूरे मिलिट्री से बंद है ये, और इधर जो है एक ही यही फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जिससे कि ये इजिप्ट के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और ये भी हैवली मिलिटराइज्ड है, यहाँ पूरे यूएस के शिप हैं और इजराइल एंड अदर। तो इसके चलते जो है गजा मतलब हमास ने मना कर दिया कि द फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमें नहीं दिया जाएगा तो हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, इसलिए ये अभी न्यूज में आ गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर। यहाँ पे आप इजेज क्रॉसिंग देख सकते हैं, जहां से कि अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 की ये, और यहाँ आप रफा क्रॉसिंग देख सकते हैं, एक अनदर बॉर्डर एरिया जिससे कि इजिप्ट में लोग जाते हैं, और यह करीम सैलोंग क्रॉसिंग, ये सब जो है गजा के एक तरह से गेट हैं जो इसको बाहर सांस लेने में मदद करते हैं। अदरवाइज तो ये पूरा पैक्ट है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। द लेटेस्ट क्वाड समिट जो है वो अभी हुई है। क्वाड आपको पता है क्या है, तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो लेटेस्ट क्वाड समिट हुई है कहाँ हुई है, कब हुई है। इसका आंसर है सितंबर 21 को विलिंगटन डेलवेयर एक शहर है यूएसए में, वहां पे हुई है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो बाइडेन बैठे हुए हैं, यहाँ मोदी जी हैं, यहाँ अल्बानीस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, और काशिदा जो जापान के जो पीएम है वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये 4 लोग जो हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए जो है क्वाड के मेंबर है। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड मतलब 4, सो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। बेसिकली ये एक बातचीत है सिक्योरिटी एक फोरम में, जिसमें बेसिकली इस पे चर्चा होती है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो मिला हुआ जो एक एरिया है, वहाँ पे कैसे उसको फ्री एंड ओपन रखा जाए, चाइना के हेजोमनी से दूर रखा जाए, और कैसे कोऑपरेशन किया जाए ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो उसकी जो चौथी बैठक अभी जो हुई है, ये 2017 में बना था, चौथी बैठक जो है वो अभी डेलवेयर यूएसए में हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग को एक तरह का सभी जाने वाले जो समिट कहा गया, क्योंकि जो बाइडेन अभी जा रहे हैं, कैसीदा भी वहाँ पे नई इलेक्शन हो रही है, वो भी शायद उन्होंने छोड़ ही दिया है पद, और अल्बनीस जो है खैर वो बने हुए हैं, और मोदी जी अभी हैं। हु इज एडमुंडो गोंजालेस। अब एडमुंडो गोंजालेस ऐसे तो आप नाम से नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ये कंट्री अभी बहुत टर्मोइल में है, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके पास ऑयल रिसोर्स है लैटिन अमेरिका का, और इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जुलाई 2024 में, और जैसा कि कई लैटिन अमेरिकन कंट्री में होता है कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती नहीं है। वहाँ पे जो बैठे हुए जो है प्रेसिडेंट, उनका नाम है निकोलस माडुरो। निकोलस माडुरो सभी ये मानते हैं कि इस इलेक्शन में हार चुके हैं। किन से हारे हैं? एडमुंडो गोंजालेस से। लेकिन जैसा होता है इलेक्शन कमीशन पक्षपाती होकर के उसने जो है वो झूठ मूठ का उसने इनको विनर डिक्लेयर कर दिया,
मोडुरो की सरकार ने इन पे कोई चार्जेस लगाए, इनको गिरफ्तार करना चाहते, बेचारे भाग करके कंट्री से इनको स्पेन में शरण लेनी पड़ी और फिर ये कह रहे हैं कि हम लौट के जनवरी में जाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और वहाँ एक तरह का सिविल अनरेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे आए, गोली चली, बहुत कुछ हुआ। मतलब लोग वहाँ, ये सरकार जो है निकोलस मडुरो को, वो लेजिटिमेसी लूज कर चुकी है, लेकिन फिर भी सत्ता से जो चिपके रहने की ह्यूमन टेंडेंसी है उससे ये सत्ता से चिपके हुए हैं। और एडमंडो गुंजालिस का फेट क्या होगा नोबडी ने, अभी ये एक्साइल में है स्पेन में। What is the name of the typhoon which swept across Vietnam in September 2024? हमेशा मैं बताता रहता हूँ टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन का नेम। पहले तो ये भी आपको जानना चाहिए थोड़ा ज्योग्राफी कि क्या डिफरेंस है टाइफून में और हरिकेन में, हरिकेन और साइक्लोन में। तो मैं कहूँगा सब एक ही है, आप केवल नाम अलग है। साइक्लोन जो है बेसिकली एक जेनेरिक नेम है ज्योग्राफिकल। साइक्लोन का मतलब होता है जब एयर जो है ऐसे साइकिल में घूमती है, ऐसे चक्रवाती हवा जब होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और यदि आप यही दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं, मतलब कि विषुवत रेखा के नीचे, तो ये क्लॉकवाइज जो है घूमने लगती है। तो ये जो घुमावदार हवा होती है, जो अपने साथ बहुत पानी लाती है, तूफान लाती है, ये समुद्र में पैदा होती है और ये बढ़ती है लैंड के तरफ। जब लैंड पे ये गिरती है तो बहुत ही विभीषिका लाती है। अब यहाँ देख सकते हैं वियतनाम में कैसी इसने विभीषिका लाई। अब ये जो साइक्लोन है इसका नाम अलग अलग है। जापान और साउथ ईस्ट एशिया में इसको टाइफून कहा जाता है, इसी साइक्लोन को, और अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। तो और इसका जो नेम है, नामकरण भी जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है, इसकी नाम को तय करता है। और नाम जो है हर कंट्री उसमें प्रपोज करते हैं और वो पहले से तय होता है कि अब जो साइक्लोन आएगा उसका क्या नाम होगा, और हर कंट्री के कल्चर को दर्शाता हुआ वो नेम जो है होता है। तो जो ये वियतनाम में जो अभी सितंबर में टाइफून आया उसका नाम यागी था। सो यागी आप देख सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ मैं ये भी आपको बता दूं कि दो और जो है साइक्लोन, जिसको अब हरिकेन कहेंगे हम, पहला मैक्सिको को हिट करता है, इसका नाम था जॉन, सितंबर में। और फिर एक बहुत ही भीषण हरिकेन आता है हेलेने, जो स्वेप्ट करता है फ्लोरिडा को यूएसए में। तो ये तीन समझिए कि यागी, जॉन और हेलेने ने तीन कंट्री को जो है परेशान किया सितंबर के महीने में साइक्लोन। What is the name of the 5-nation space program coordinated by SpaceX? SpaceX एक कंपनी है एलन मस्क की, जो अगेन वो बोइंग की तरह जो है वो भेजना चाहते हैं स्पेस में लोगों को। तो वो 5 कंट्री मिल करके जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया कि नॉर्मल नॉन एस्ट्रोनॉट, कोई एस्ट्रोनॉट की जरूरत नहीं है, वो स्पेस में जाएं और स्पेस में जो है वॉक करें। तो यदि ये सक्सेसफुल होगा तो लोगों को, जो रिच लोग हैं, उनको ले जाएंगे स्पेस में वॉक कराने। तो ये एक प्रोजेक्ट चला, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, अभी वो सक्सेसफुल हुआ है। स्टार लाइनर तो आपने सुना, उसमें कुछ परेशानी है, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ। इसका नाम है पोलारिस डॉन। तो याद कर लीजिए, पोलारिस डॉन के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। ये 10 सितंबर को जो है लॉन्च किया गया। इसमें जो है 4 ये जो ये लोग कोई मत समझिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है, ये लोग नॉर्मल इंसान है, जैसे फ्लाइट में क्रू होते हैं। और इन लोगों को चुना गया और ये लोगों ने जा करके स्पेस में वॉक लिया करीब 1400 किलोमीटर अर्थ के ऊपर में। और पहली बार ऐसा हुआ कि नासा का अपोलो प्रोग्राम के अलावा किसी जो है कोई कॉमर्शियल जो है वो प्रोग्राम के तहत किसी ने जो है नॉन एस्ट्रोनॉट ने जो है स्पेस में वॉक लिया। तो बहुत बड़ी बात हुई है पोलारिस डॉन। Which is the first country to enact law for minimum age of children to access social media? अब ये तो बहुत बड़ा एक मीनेस टाइप का हो रहा है सोशल मीडिया, और बच्चे जो हैं उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें बहुत सारी इश्यूज होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री, अभी उन्होंने लॉ लाया नहीं है लेकिन लाने वाले हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम 15 या 16 साल से कम के जो बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पहले से ही ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2023 से बैन लगाया हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस जो स्कूल्स हैं वहाँ पे स्मार्टफोन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब ये बैन जो है हर जगह लग जाएगी बच्चों के लिए। ऑस्ट्रेलिया। विच ड्रामा विंस 18 एमी अवार्ड? पहले तो एमी अवार्ड जो है जैसे ग्रैमी अवार्ड होती है, ऑस्कर होती है, उस टाइप के 75 साल से चल रही है टेलीविजन की दुनिया की
यूएसए में बेस्ड है। ये सबसे बड़ी अवार्ड है जो पूरी दुनिया भर में जगह जगह जो है दी जाती है, एमीज कहते हैं। इस एमीज में जो ड्रामा, जो एक सीरीज है, दुनिया में बहुत उसने नाम कमाया है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। उसको 18 एमी अवार्ड मिला है सितंबर 2024 में, और वो ड्रामा जापान का है शोगुन। तो ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है, कल्चरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। तो शोगुन क्या है? शोगुन एक हिस्टोरिकल एपिक सेट इन इंपेरियल जापान है, जब जापान में जो 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 राजा का शासन, अभी भी खैर वहाँ पे किंग है, लेकिन जो उस समय की जो शासन होती थी और इंपेरियल जापान, उसका जो पूरा जिक्र है, आप एक सीन देख सकते हैं उसमें। तो एमी अवार्ड के बारे में मैंने लिखा है, शोगुन को याद कर लीजिए। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? हमारे पड़ोसी और सार्क का नेशन, बिम्स्टेक का नेशन, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन, तमिलनाडु से सटा हुआ। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हो गए, और पहले विक्रम सिंघे थे या शायद, और अभी जो है वो जो बने हैं वो एक मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड है। तो थोड़ा सा इंडिया के लिए, चलिए पहले तो दिखा दें आपको कि कौन बने हैं। अरुणा कुमार दिसानायके। तो अरुणा कुमार दिसानायके जो है अभी देखिए शपथ ले रहे हैं, ये नेता हैं। और ये इनके बारे में खास बात ये है कि अभी 2 साल पहले 2022 में जो हंगामा हुआ था, सिविल राइट एक तरह की हो गई थी, लोग सड़कों पे आ गए थे, प्रेसिडेंट राजपक्षे भाग गए थे। तो उसका जो नेतृत्व था वो लगभग इन्होंने ही किया था। इनकी जो पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और आज उनको जो है इसका अवार्ड मिला है कि वो राष्ट्रपति बने हैं। बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ कर, विक्रम सिंघे को उन्होंने हराया, और जो अपोजिशन लीडर थे साजिद प्रेमदासा, ये सब बड़े लीडर हैं, उनको उन्होंने हराया और ये प्रेसिडेंट बने हैं। अब मैं ये कह रहा था कि ये मार्क्सिस्ट विचारधारा के हैं। तो इंडिया जो है थोड़ा सा अभी, जो छोटे छोटे पड़ोसी हैं सभी मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग अब शासन कर रहे हैं। जो मौजू हैं मालदीव में, वो मार्क्सिस्ट हैं, चाइना से काफ़ी करीब हैं। दिशा नाइके जो हैं वो मार्क्सिस्ट हैं, तो चाइना से डेफिनेटली करीब जाएंगे। बांग्लादेश में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुई है, और वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो भी एक मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट माने जाते हैं। नेपाल वैसे ही काफ़ी जो है मार्क्सिस्ट प्रभावित है, वहाँ पे भी जो सरकार है। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम मार्क्सिस्ट विचारधारा के छोटे पड़ोसी से घिरे हैं, और चाइना की नज़र है, तो थोड़ा सा है ये इशू इंडिया के लिए, तो डेफिनेटली है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हमेशा ये जानना इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका अपने प्रेसिडेंट का जो चुनाव करता है वो किस तरीके से करता है, किस मेथड से करता है। तो ये जो है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है, लेकिन लिमिटेड, मतलब इसको आप कह सकते हैं लिमिटेड रैंक वोटिंग सिस्टम। इसमें होता ये है कि हर वोटर के पास जो पर्ची आती है उसमें कैंडिडेट का नेम लिखा रहता है, ABCD, मान ली कोई भी, और आपको केवल 3 टॉप कैंडिडेट को रैंक देना होता है, 1 2 3, हमने ये रैंक दिया। इस तरह से वोटिंग बनती है। और जो पहला राउंड होता है उसमें केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट होता है। तो जब फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट में यदि कोई 50% नहीं लाता है, तो फिर क्या होती है, जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आता है उसको उसके सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से होती है। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि श्रीलंका एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। इंडिया की तरह नोशनल नहीं है, काफ़ी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है, जो पार्लियामेंट में बहुमत दल या कोलिशन का लीडर होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको भी काफ़ी पावर होते हैं। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास काफ़ी पावर होते हैं। जैसे फ्रांस में है, वो भी सेमी प्रेसिडेंशियल है, श्रीलंका उसी टाइप की सिस्टम है। व्हाट इज द नेम ऑफ जापानीज बुलेट ट्रेन? और क्यों मैं इसका नाम ले रहा हूं ये मैं बताऊंगा। इसका नाम है शिनकासेन। अब ये शिनकासेन जो है बहुत जल्द इंडिया के भी जवान पे चढ़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत पहले कहा था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब शायद हो जाएगा। फर्स्ट शिनकासेन E5 बुलेट ट्रेन जो है मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में जल्द ही आ जाएगी 2 साल के अंदर, और यहाँ पे भी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। अब इसका दूसरा, यहाँ तो बहुत सारे मैंने कहा है, शिनकासेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। शिनकासेन एक रिवॉल्यूशन था सरफेस ट्रांसपोर्ट में। 1964 में ओलंपिक गेम हुआ था, और उसके अवसर पे जापान ने दुनिया को चौंका दिया था बुलेट ट्रेन लॉन्च करके 1 अक्टूबर को। आज ये 60 साल जो है इसके हो रहे हैं। पूरे 1 अक्टूबर को जस्ट हुआ है, और उसका पूरा जश्न भी जापान में मनाया गया। पूरी दुनिया में उसके बाद बुलेट ट्रेन की जो है गूंज हुई, और हर कंट्री में अब बुलेट ट्रेन है। लेकिन जापान की शिनकासेन जो है उसकी एक तरह से लीडर है।
अब हम लोग बात कर रहे हैं जो शख्स अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसके चलते कि ईरान और इजराइल में तानातानी। आपको पता है कि ईरान ने करीब 200 मिसाइल दागे हैं और इजराइल कभी भी उस पर जो है रिटेलिएट कर सकता है। और एक बहुत फ्लेयर अप जो है, जो एक हमास इजराइल की वॉर थी, वो कई तरह से जो है आगे बढ़ रही है, पूरे सबके लिए चिंता का विषय है। मैं पूछ रहा हूँ, हु इज हसन नसरुल्लाह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट? तो इनका फोटो ही मैंने यहाँ पे दिया है। ये चीफ थे हेजबुल्ला के। आप बोलेंगे हेजबुल्ला कौन है, यदि आप इन सबसे नाता नहीं रखते हैं। तो हेजबुल्ला एक जो है, आप नॉन स्टेट एक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। लेबनान नाम की कंट्री में वो सत्ता में भागीदार है, कोलिशन गवर्नमेंट में। लेकिन उसकी पहचान केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं होकर के एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में। आप कहेंगे रेजिस्टेंस क्या मामला है? रेजिस्टेंस मूवमेंट, फिलिस्तीनी लोग ये कहते हैं कि हम अपने कंट्री को वापस लाने के लिए, जो हमें जो स्टेट नहीं मिला है, हमारे लैंड को जो छीन लिया है इसराइल ने, उसको वापस लाने के लिए हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं। उस रेजिस्टेंस का एक मेन चेहरा जो है हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह जो है शिया मुस्लिम, आपको पता है कि मुस्लिम दो धड़े में मेनली बटे होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया जो मुहर्रम मनाते हैं, तो सिया मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमास, जो कि वो भी सिया मुस्लिम है, उसकी बहुत बड़ी समर्थक है। ये लेबनान से जो है इजराइल से लड़ते रहे हैं। हिजबुल्लाह सबसे बड़ी फोर्स। तो हमास लड़ता है गजा स्ट्रिप से, जो कि एक सिया मुस्लिम आउटफिट है। वो भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट भी चलाता है कह लीजिए। और हिजबुल्लाह भी एक पॉलिटिकल आउटफिट है, जो कि लेबनान में सत्ता भी चलाती है। और इसके अलावा वो एक मिलिशिया ग्रुप भी है, मिलिटेंट ग्रुप है, जो लड़ती भी है इजराइल से, लड़ाई करती। इसके अलावा एक तीसरी भी जो है नॉन स्टेट एक्टर है, वो भी मिलिशिया ग्रुप है, हुती। लेकिन वो प्योरली नॉन स्टेट है। वो यमन में जो है, वो साउथ यमन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो यमन में कोई सत्ता के भागीदार नहीं है। वो भी शिया मुस्लिम। और ये तीनों जो हिजबुल्लाह, हुती और हमास जो हैं, ये ईरान के आउटफिट माने जाते हैं। मतलब ईरान समर्थक। ईरान जो है अरब वर्ल्ड में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश है। और सऊदी अरबिया सुन्नी मुसलमानों का। इसमें बता दें कि पाकिस्तान और इंडिया मेनली सुन्नी मुसलमान हैं, शिया यहाँ पे माइनॉरिटी में है। तो जो हसन नजरुल्लाह है, उनको मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो है, इनकी डेथ हुई एक एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया। बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ये 1992 से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे। और इन्हीं के का जो हत्या हुआ, उसके विरोध में, या कह लीजिए उसके रिटेलिएशन में, ईरान ने 200 मिसाइलें जो है वो इजराइल की तरफ दागी थी, अभी शायद 1 अक्टूबर को। Which of these non-state actors are not supported by Iran and act as its proxy? जैसे मैंने बताया कि ये तीन जो हैं, हिजबुल्लाह लेबनान से, हमास गजा स्ट्रिप से, और हुती यमन से, ये जो हैं लड़ते रहते हैं इजराइल से। ये तीनों आउटफिट जो है माने जाते हैं ईरान के प्रॉक्सी। लेकिन आईएसआईएस जो है, ये नहीं है ईरान समर्थक। ये ज़्यादा समर्थक जो है इसको कतर करती है, और सऊदी अरबिया ये सब करते हैं, जो इन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जिसको कहते हैं, जो सीरिया में जो असद की जो सरकार है, उससे वो लोहा ले रही है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए हम लोग इंडिया न्यूज पे चलते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन कंस्टिट्यूटेड रिसेंटली? तो लॉ कमीशन के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन होती है, जो 3 या 4 साल के लिए बनाई जाती है। उसको अभी कंस्टिट्यूट किया गया है 23rd। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परंपरा है, कि ये जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से समझिए 22 बार इसको कंस्टिट्यूट किया जा चुका है। इसका काम क्या होता है, देखिए पहले, अभी इसको पहले बाद में आते हैं। इसका काम जो होता है कि टू आइडेंटिफाई लॉ दैट हैव टू बिकम ऑब्सोलीट, मतलब कुछ लॉ कानून को हटा देना है, उसको उन कानून को पहचाना जाता है। कैरी आउट ऑडिट ऑफ लॉ दैट अफेक्ट द पुअर एंड गिव इट्स व्यू ऑन एनी लॉ दैट, जो लॉ अच्छे नहीं है, अच्छे लॉ, बुरे लॉ, ये सब जो है उसको ये एक तरह से पूरे कानून का एक लेखा जोखा लेता है, कि कौन सा कानून को चले जाना चाहिए, कौन कानून अच्छा नहीं है, कौन बुरा है, लाइक दैट, कौन से नए कानून आने चाहिए। अभी जो है जस्टिस ऋतु राज अवस्थी के नेतृत्व में इसको गठित किया गया है। इसमें जो है एक चेयरपर्सन होते हैं, जो अभी जस्टिस ऋतु राज अवस्थी होंगे। 4 जो है फुल टाइम मेंबर होते हैं, 5 जो है पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और जो सेक्रेटरीज होते हैं, लीगल अफेयर और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो भी इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं। 23rd लॉ कमीशन। विच कंट्री वॉन
45th फीडे चेस ओलंपियाड। ये इंडिया की जो चेस में जो बढ़ती हुई ताकत है उसका एक नमूना ये है कि अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड हो, उसमें कंट्री खेलते हैं, उसमें इंडिया ने कमाल किया कि मैन और वुमेन दोनों चैंपियनशिप को इसमें गोल्ड जीत लिया। और आप देख सकते हैं ये मेन के हैं और इसमें तो बड़े बड़े नाम हैं। जो गुकेश हैं अभी जो है वर्ल्ड फीडे चैंपियनशिप खेलेंगे ली डेरेन के साथ में कुछ ही महीने में, और प्रागनंदा और ये सब बहुत ही फेमस हैं उसमें। और वुमेन भी जो हैं उन्होंने भी जो है चैंपियनशिप जीता। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, मैंने केवल यहाँ मेन के बारे में लिखा है, वुमेन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ बिग बिग ओकेजन। और मैंने इंटरव्यू भी पढ़ा उसमें विश्वनाथन आनंद का। ही बिकेम सो वेरी हैप्पी, ही वाज आल्सो देयर, क्योंकि एक समय में केवल एक विश्वनाथन आनंद हम लोग के पास होते थे, अब जो है कई ऐसे विश्वनाथन आनंद से। Which movie is India's nomination for this year's Oscar? ये हर साल एक फ्लटरिंग न्यूज होती है, मतलब एक वेव क्रिएट करती है किस मूवी को ऑस्कर में इंडिया का भेजा जा रहा है, जो इंडिया की नॉमिनेशन होगी, मतलब इंडिया की तरफ से एक मूवी को। और इस बार वो जीता है किरण राव के द्वारा निर्देशित लापता लेडीज। मैंने इस मूवी को देखा है, शायद ये नेटफ्लिक्स पे है। इसमें दो औरतों की कहानी है, एक ये है जो दोनों अपने पति से बिछुड़ जाती हैं ट्रेन में, और अदला बदली जैसी, अदला बदली नहीं, एक अदला बदली होती है और एक तो बेचारी भटक जाती हैं, और दोनों की क्या अलग अलग जो है डेस्टिनी होती है, अलग अलग सोच होती है, और कैसे उनकी लाइफ जो है अपटर्न होती है, इस सब को दिखाया गया है। ठीक है, अच्छी मूवी है। सो लापता लेडीज इज द इंडियाज नॉमिनेशन फॉर दिस ईयर्स ऑस्कर। Recently, India formally raised to review which treaty with Pakistan. पाकिस्तान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी इंडिया ने साइन की थी 1960 में, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। उसको इंडिया ने जो है फॉर्मली कहा है कि हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से इंडिया पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें कि इंडस जो हिंदू सिंधु नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, 5 ट्रिब्यूटरी, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, सतलज, उसके पानी का बंटवारा की थी। इंडिया को जो है रावी, सतलज और ब्यास का पानी मिला, और पाकिस्तान को झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पानी। लेकिन पानी की बहाव के हिसाब से देखें तो इंडिया केवल 20% वाटर यूज करता है सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरी का, और पाकिस्तान 80%। लेकिन इंडिया अब उसमें सुधार चाहता है, क्योंकि इंडिया कहना है कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हो गई है, हमें डेवलप करना है क्लीन एनर्जी टू मीट इंडियाज इमिशन टारगेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड ऑल। और इसके अलावा आपके यहाँ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, इन सब को देखते हुए हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं। What is the name of the new mission launched for overall development of the tribal area in India? प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना या मिशन। तो ये क्या है, इसके बारे में मैंने लिख दिया है। बेसिकली मतलब सभी डिपार्टमेंट मिल करके जो ट्राइबल विलेजेज हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस तरीके से कि जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है वो मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन को मिल सके। What is the name of the temporary mini moon of Earth which will orbit Earth from September 29 to November 25? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक छोटा सा मून हमें मिल गया है। ये होता क्या है कि जो ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि घूमते घामते कभी जो है किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में चक्कर मारने लगते हैं, 2-3 महीने चक्कर मारते हैं, फिर ब्रह्मांड में गायब हो जाते हैं। उसको हम मिनी मून कह सकते हैं। मतलब एक मून तो हमारा है जो हमारे तरफ हमेशा चक्कर मारता है, परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट मून है। लेकिन ये जो मिनी मून मिला है ये कुछ ही महीने रहेगा, फिर ये ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया 2024 PTS, कोड नेम है, और आप ऐसे देख सकते हो। वैसे इतना ऐसे दिखेगा नहीं, उसको देखने के लिए तो बहुत दूरबीन चाहिए, लेकिन इस टाइप से एक छोटा सा मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ अभी घूम रहा है। बस ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतना छोटा है, 33 फीट 10 मीटर का है, तो रफली द साइज ऑफ ए स्कूल बस। तो ये आपको कहाँ दिखेगा आंख से। What rank India got in 2024 Asia Power Index compiled by the Lowy Institute of Australia? ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए खबर थी, क्योंकि एशिया के पावर इंडेक्स में कि एशिया में सबसे अधिक पावरफुल कौन कंट्री है, और इंडिया को उसमें तीसरा स्थान मिला जापान के ऊपर। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी। लोवी इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि फर्स्ट रैंक जो है वो यूएसए को है, मतलब एशिया में भी जो है यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है, क्योंकि इंडो पैसिफिक के चलते। और जो दूसरे स्थान जो है वो चाइना को है। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत पीछे है चाइना से, आधे से भी कम।
स्कोर में देखें 72, लेकिन जापान से हम थोड़े आगे निकल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी और रसिया से भी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो है 3rd नंबर पे एशिया में पावर इंडेक्स में आते हैं एज पर द लोवी इंस्टीट्यूट। विच फिल्म एक्टर गॉट दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022? हम सबों के बहुत ही चहेते, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ये उनका यंग एज का फोटो है, अभी तो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, उन्होंने थोड़ा इलेक्शन में भी अपनी हाथ आजमाई, लेकिन बहुत ही प्यारा डांस करने, गोविंदा के पहले, जो गोविंदा जो डांस करते थे उससे पहले जो मिथुन चक्रवर्ती 70s 80s के ज़माने में जो है डांस करने वाले एक्टर के रूप में सामने आए थे। सो ही विल रिसीव 2022 दादा साहब फाल्के अवार्ड। आप सोच रहे होंगे 2022 की क्यों मिल रही, क्योंकि ये कुछ पीछे चल रहा है इनकी गाड़ी, तो 2024 में 2022 की दादा साहब फाल्के अवार्ड दी जा रही है इनको। बस 2 दिन बाद ही इनको 8 अक्टूबर को नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगी दिल्ली में, उसमें दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। ये सबसे बड़ा अवार्ड जो है फिल्म एक्टर को या फिल्म पर्सनैलिटी को इंडिया में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, हु इज इंडियाज न्यू एयर चीफ मार्शल? अभी जो है हमारे एयर चीफ मार्शल मतलब एयरफोर्स के चीफ बदल गए हैं, जिनको एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और ये अब हो गए हैं अमरप्रीत सिंह। इनका फोटो देख सकते हैं। सो हमारे एयरफोर्स की कमान अब अमरप्रीत सिंह जी के हाथों में है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, और हर बार ऐसा होता है कि जब 4-5 तारीख आती है तो मेरे मन में ये आने लगता है कि मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे पिछले महीने का क्या दुनिया में हुई है मेरे नज़रिए से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप इसको पसंद करते हैं तो ज़रूर फैलाइए, क्योंकि अभी भी ये वीडियो जो है थोड़ा कम देखा जाता है। मुझे हमेशा लगता है कि जो मैं मेहनत करता हूँ उसके मुकाबले इसकी व्यूअरशिप कम है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आप शायद समझ रहे होंगे यदि आप इसको देख रहे हैं तो। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, यदि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप नेट JRF दे रहे हैं दिसंबर में, या सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, SSB, PGT, इस टाइप के कोई भी जॉब ओरिएंटेड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी जर्नी ब्यूटीफुल हो सकती है, स्मूथ हो सकती है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो भी जस्ट शुरू हुआ है। रजिस्टर करने के लिए अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@paulsciencehelp.in, खास करके मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे जो है आप भेजें नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। मैं ऑलवेज कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के। चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंजॉय द वीकेंड।